नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम आपको यूपी PSC RO और ARO जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका मॉडल पेपर कराने वाले हैं और फर्स्ट मॉडल पेपर है ये पेपर 1 के लिए मॉडल पेपर है और इसमें सामान्य अध्ययन को हम आज इसके प्रश्न हल करेंगे, सामान्य अध्ययन के प्रश्न हल करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? 40%, 45%, 50%, 55%। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 40%। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर खर्च किए गए केंद्रीय राजस्व का कुल 40% था। इसी कारण से कई राष्ट्रवादियों ने भारतीयों पर सैन्य खर्च के बोझ का विरोध किया था। भारतीय सेना में लगभग 75,000 ब्रिटिश सैनिक और 1.5 लाख भारतीय सैनिक, 20,000 भारतीय रिजर्व और 30,000 स्वयं सेवी और 16,000 इंपीरियल सर्विस, कुल मिलाकर 2,90,000 पुरुष शामिल थे। भारतीय सेना एशिया व अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता व शासन को फैलाने व मजबूत करने का प्रमुख साधन थी और इसका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो ये दोस्तों फांसी दी गई थी गोरखपुर में। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी और बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में अशफाक उल्ला खां को फैजल जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है आपको बताना है। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स और डी ऑप्शन है लिथियम बाइकार्बोनेट। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स के कारण, यानी यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी के पत्ते में 1.6 से 76% फिनॉल एवं 1.5 से 2.25% तक फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये एरोमेटिक पदार्थ ही तुलसी की विशिष्ट गंध के कारण होते हैं। तुलसी का पौधा एक द्विबीजपत्रीय तथा शाकीय औषधि पौधा है जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। तुलसी के पौधे में एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी किसी न किसी रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा टीचर्स में जो अक्षर आते हैं उनसे नहीं लिखा जा सकता। देख सकेंगे ये
लिखा हुआ है, या ये आपको यहाँ से पूरा इसका मिल जाएगा। ये भी दोस्तों इसमें बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आई जो दोस्तों आ रहा है वो टीचर में कहीं पर भी आई नहीं आया हुआ है, तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? ऑप्शन है आपके अरावली पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन में पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन में पूर्वी घाट और डी ऑप्शन में सिंधु गंगा मैदान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंदरवन आदि। जैव विविधता किसी विशेष क्षेत्र में सभी प्रकार के जैविक जीवों या रूपों को संदर्भित करता है। सामान्य औसत से अधिक जैविक गतिविधि वाले क्षेत्र, यानी बड़ी संख्या में जैविक प्राणियों के साथ लेकिन खतरे में हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है और अधिकांश पर्णपाती जंगलों और वर्षा वनों को कवर करते हैं। इस क्षेत्र में 6000 पौधों की प्रजातियां हैं, इसमें से 3000 स्थानीय हैं। यह क्षेत्र पक्षियों की 450 प्रजातियां, 140 स्तनधारियों, 260 सरीसृपों और 175 उभयचरों के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 6 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है आपके सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, बी ऑप्शन में है ऑटोमोबाइल, सी ऑप्शन में तेल रिफाइनरी और डी ऑप्शन में है ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S प्रदूषण का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति व पशु पदार्थ हैं। यह मुख्यतः एक ज्वलनशील व जहरीली गैस है जो मुख्यतः क्षयकारी पौधों की सामग्री जैसे जैविक पदार्थों के भूमिगत निक्षेप को विघटित करने से बनती है। इसकी गंध बेहद तेज व दुर्गंध युक्त होती है और यह आंखों में जलन, सिरदर्द व उल्टी उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुरादाबाद शहर उत्तर प्रदेश के मिलियन शहर में शामिल नहीं हुआ है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने वर्ष 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1977 में संसद के लिए चुने गए। रेड्डी सर्वसम्मति से छठी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 3 महीने बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए। उन्हें एकमात्र अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। उन्हें बाद में सर्वसम्मति से गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नाइजर रामतिल जिसे कहा जाता है की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7 से 16%, 17 से 26%, 27 से 36% या 37 से 47%। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 37 से 47%, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नाइजर जिसे रामतिल कहते हैं के बीजों में तेल की मात्रा 37 से 47% पाई जाती है और 20 से 30% प्रोटीन है। नाइजर बीज प्रोटीन और वसी अम्ल से अत्यधिक समृद्ध हैं और यह लिनोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है। यह फसल मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है और इसका प्रयोग मानव भोजन के रूप में भी किया जाता है। तो इसका दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दक्षिण एशिया का दक्षिणी उपक्षेत्र है जिसे भौगोलिक और जातीय सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से परिभाषित किया गया है। आमतौर पर दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका देश शामिल हैं। इसमें अफगानिस्तान भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झारखंड के तमरिया समुदाय की झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। झारखंड की अन्य जनजाति संथाल, पहाड़िया, मुंडा, विरहोर, उराव, खरिया, तमरिया, ये दोस्तों इनकी अन्य जातियां हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उनकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ब्राज़ील। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है नॉर्वे, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। नॉर्वे में बिजली क्षेत्र मुख्य रूप से जल विद्युत पर निर्भर करता है। वर्ष 2019 में औसत वार्षिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता 131, जो कुल बिजली उत्पादन का लगभग 99% थी। नॉर्वे में कुल बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रीय उद्योग द्वारा खपत किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? जापान, चीन, रूस, यूएसए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चीन, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। चीन दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में से एक है। चीन भारत समेत अपने प्रतिस्पर्धियों से 6 गुना ज़्यादा मछली उत्पादित करता है। 178.8 मिलियन टन के कुल वैश्विक मछली के साथ दुनिया के मछली उत्पाद का 1/3 चीन से आता है। मछली उत्पादन के शीर्ष 5 देशों में की बात करें तो चीन, दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर पेरू और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है।
तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों, यहां पर सही हो जाएगा सेवा क्षेत्र। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। भारत में 179.15 लाख करोड़ सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है, 53.89% है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न होता था? हुआ दोस्तों, होगा मात्र बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। वर्ष 2021 में समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते हिंद महासागर से उत्पन्न हुआ था। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया था। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, यहां पर हमारा सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भांड पाथर जम्मू कश्मीर से संबंधित है और यह कश्मीर का पारंपरिक लोक नाट्य है। वे सदियों से कश्मीर के लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इस लोक कला के माध्यम से घाटी के संघर्ष, भ्रष्टाचार व दूसरी सामाजिक बुराइयों का चित्रण किया जाता है। इसका आयोजन खुले स्थानों पर किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न को आपको चुनना है। इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? यहाँ पर दोस्तों गलत टाइप हो गया है, शहरों होगा, यहाँ पर शहरों के बीच चलती है। ढाका से गुवाहाटी, ढाका से चटगांव, ढाका से कोलकाता और ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। मिताली एक्सप्रेसवे रेल पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका छावनी के बीच चलती है। यह एक यात्री रेल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के बाद यह तीसरी ऐसी यात्री कनेक्टिविटी परियोजना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भिलाई दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है। यह राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है। देश का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र भिलाई में ही स्थित है। बोकारो लौह इस्पात की अगर दोस्तों बात कर लें तो यह संयंत्र बोकारो नदी पर। जमशेदपुर लौह इस्पात की अगर बात कर लें तो यह स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदी के संगम पर, तथा भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र की बात कर लें तो यह भी भद्रावती नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न का ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें, शिपिंग दर सूचकांक।
तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कच्चे तेल की कीमतें। कच्चे तेल की कीमतें ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित हैं और ब्रेंट मीठे हल्के तेल का व्यापार वर्गीकरण है जो दुनिया भर में तेल के क्रय के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क मूल्य के रूप में कार्य करता है। ब्रेंट इंडेक्स आईसीई एक्सचेंज पर ब्रेंट फ्यूचर के लिए निपटान मूल्य को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम प्रोटीन फाइबर है जो मकड़ियों द्वारा पाया जाता है। यह रेशम मकड़ी की ग्रंथियों से प्राप्त होता है जो लचीला और हल्का होता है। इस रेशम का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़े, मोटर वाहन पर जंग रहित पैनल और चिकित्सोपयोगी धागा आदि बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप में दिखाई देते हैं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे दोस्तों अक्षर की अगर हम बात कर लें तो हो जाएंगे ए को आप अगर आईने में देखेंगे तो यही दिखाई देगा। उसके अलावा एच, उसके बाद आई दोस्तों अगर आप देखेंगे वो भी आपका ऐसा ही दिखाई देगा। एम की बात कर लें उसके बाद ओ, फिर टी आपको जैसे का ऐसे ही दिखाएगा, यू भी आपको ऐसे ही दिखाएगा, वी भी आपको ऐसे ही दिखाएगा। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यू और एक्स आपको ऐसे ही दिखाई देता है और वाई। तो इनको आप गिन लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सी 11। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में कौन शेष 3 से भिन्न है? दिशा, कंपास, सुई, चुंबक। तो इसमें दोस्तों दिशा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दिशा को छोड़कर अन्य सभी मूर्त वस्तुएं हैं जबकि दिशा एक अमूर्त वस्तु है। तो ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेवा की नियुक्ति की? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेवा को नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना और इसने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी और उसने घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती, तिनिअन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तिनिअन। भौगोलिक रूप से पॉलिनेशियन त्रिकोण हवाई, न्यूजीलैंड और ईस्टर द्वीप के बिंदुओं को जोड़कर तैयार किया गया है। पॉलिनेशियन त्रिभुज के भीतर स्थित अन्य मुख्य द्वीप समूह समोआ, टोंगा, कुक आइसलैंड,
तुवालू, टोकेलाऊ, न्यू वॉलिस और फ्यूचूना, और फ्रेंच पॉलिनेशियन हैं। तीनियन उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के राष्ट्रमंडल के 3 प्रमुख द्वीपों में से एक है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीनियन पॉलिनेशियन द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी के क्वेश्चन इसमें 140 प्रश्न दोस्तों आते हैं। बाकी के प्रश्न हम दोस्तों अगली क्लास में कराएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।